हेलो भाई। देखो भाई, मैं पहले फिर से कह रहा हूँ, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस। लेकिन इतना समझ लेना कि बस ऐसी फीलिंग लेना पूरे इस वीडियो में कि आपको एक ऐसा बच्चा समझा रहा है जो आपका साथ में ही तैयारी कर रहा है। और बस तैयारी करते करते एक दूसरे की जैसे हेल्प नहीं लेते, उस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। इससे ज़्यादा प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, कुछ नहीं भाई, मेरी हर वर्ड में गलती मिल सकती है। तो इसलिए प्लीज़ क्रॉस चेक कर लेना उनको, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको ठीक समझाऊँ। एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने कल और आज पूछे थे, उनमें से डाउट्स आ रहे थे बच्चों के। तो पहला क्वेश्चन एक ऐसा जो गड़बड़ ज़्यादा हो रही थी बच्चों में, वो ये A teacher shows two identical glasses tiled with an equal amount of juice in them. She empties them in two different glasses, one of which is taller and the other one is wider. She asks her student to identify which glass would have more juice in it. Students reply that the taller glass has more juice. Her students have तो ऑप्शंस थे चार: अकोमोडेशन, ईगोसेंट्रिज्म, डीसेंटरिंग और रिवर्सिबिलिटी। तो भाई आपको एक छोटा सा अपना पहले तो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। हम आपने देखा है, मैंने एक जमूरा गैंग करके एक लड़का आया था यहाँ पे, शिवांश नाम था उसका, जिसने बहुत सारी कंट्रीज की कैपिटल भी बता दी थी। एक दिन मैंने उसके साथ किया था। ये एक चौड़ा गिलास है और एक ये लंबा गिलास है, ठीक है। और मेरे पास ये देख, इन दो गिलासों में ना अलग से दो गिलास थे मेरे पास, इक्वल थे वो। इन दोनों गिलासों में पानी है और मैंने एक को इसमें डाल दिया मतलब पतले वाले में, एक को थोड़ा जो चौड़ा कटोरा टाइप था उसमें डाल दिया। मैं अब ये बता दे किस में ज़्यादा पानी है। तो पहले तो वो उसने एक बार तो उंगली कर दी थी कि लंबे वाले में, लेकिन फिर वो समझ गया, वो थोड़ा इंटेलिजेंट भी, और लेकिन उसकी एज 6-7-8 साल के आसपास है, तो वो इस बात को पकड़ गया। तो बोला एक में से ही तो आए हैं, बराबर ही हैं, आपने मिलाया थोड़ी है। तो अब बताता हूँ आपको भाई, पियाजे ने ये बात कही थी, जब हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं। अब कौन कौन सी आती है वो नहीं बताऊंगा, केवल 4 चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो इसके ऑप्शंस थे। सबसे पहला ऑप्शन है भाई अकोमोडेशन। तो सबको पता है भाई, अडेप्टेशन होता है। अडेप्टेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है असिमिलेशन और एक होता है अकोमोडेशन। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो वो हो गया अडेप्टेशन, समझ गए। किसी नई सिचुएशन में गए, वहाँ से हम या तो नई चीज़ को पुरानी चीज़ के साथ ऐड ऑन कर लेंगे, तो वो तो हो गया असिमिलेशन। और अगर हमें लगा कि यार पुरानी चीज़ ना थोड़ी हमने गलत सीख ली थी और नई चीज़ में ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, तो वो क्या हो गया, चेंज करके हम क्या कर लेंगे, अकोमोडेट कर लेंगे, उसको फिट कर लेंगे कैसे ना कैसे करके, समझ गए मेरी बात। फिर था ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का आपको एग्जांपल देता हूँ। बच्चा क्या सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ ना वो ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो कई बार 13-14 साल का बच्चा भी सोचता है, मतलब 50 साल का आदमी भी कई बार ये सोचता है कि यार जो तू कर रहा वही ठीक है। ऐसा कह नहीं देते हम, ऐसा नहीं है इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझाता हूँ आपको। कभी देखना, आप बच्चा आपके साथ ऐसे करेगा, देख गेम खेलेगा, आप किसी पहले तो 20 साल के किसी के साथ खेलना कि ये बता मैं कौन से पेज नंबर को देख रहा हूँ, तो वो आपको तुरंत पकड़ जाएगा कि पागल मान रहा है। लेकिन ऐसा गेम आप किसी 5 या 4 साल के बच्चे के साथ खेलना कि ये बता मेरे किस वर्ड के ऊपर उंगली रखी है, तो वो बच्चा एक बार तो गैस करने को हो जाएगा, या फिर वो खुद ही कर देगा आपके साथ। ऐसा करते नहीं बच्चे मम्मी के साथ कि मम्मी बताना मैं कहाँ देख रहा हूँ। तो इसका मतलब होता है ईगोसेंट्रिज्म। मतलब बच्चा ये सोचता है कि जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ ना वो सब देख पा रहे हैं, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है वो सबको दिख रहा है। वो ये नहीं देख पाता कि भाई जो तुझे दिख रहा है ना वो दूसरे के एंगल से अलग चीज़ है, समझ गए। एक और एग्जांपल देता हूँ ईगोसेंट्रिज्म का। बच्चे को किसी के उसके पापा ने फ़ोन किया और पापा ने पूछा कि बेटा मम्मी घर पे है, तो वो क्या करेगा, गर्दन हिलाएगा, ऐसे करेगा, और साथ में हाँ भी कह दे और क्या पता बोले भी ना। अगर हाँ कह दे तो चलो ठीक है, वो एक प्लस पॉइंट होगा, लेकिन कुछ टाइम पे वो क्या कर देता है, ऐसे गर्दन हिला देगा। इसका मतलब क्या है कि बच्चा ये समझ रहा है कि इसका मतलब क्या है, हाँ है, और मैं तो हाँ कर रहा हूँ। लेकिन वो ये थोड़े देख रहा है कि फ़ोन पे हाँ करने का ये मतलब थोड़ा है कि तुझे तेरा पापा भी देख पा रहा है या नहीं, या उसको पता चल रहा है नहीं। लेकिन बच्चा क्या सोच रहा है कि है, ठीक है। तो ये होता है ईगोसेंट्रिज्म, समझ आ गई। अब अगला ना बच्चों कुछ ये कह रहे थे कि सर इसका डिसेंटरिंग नहीं, इसका आएगा फोर्थ ऑप्शन रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का आपको पहले रिवर्सिबिलिटी समझा देता हूँ। रिवर्सिबिलिटी होता है भाई जब हम कोई एक काम एक तरफ से तो कर दें लेकिन वापस ना जा पाए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, बच्चा शर्ट के बटन खोलना तो सीख जाता है, बंद करना नहीं सीख पाता। जैसे बच्चा लेसिस खोलनी तो सीख लेता है, बंद करनी नहीं आती उसको। जैसे कई बच्चों के पेरेंट्स देखो शिकायत भी कर देते हैं इस चीज़ की
कि भाई हमारा बच्चा ना शर्ट तो निकाल लेता है सर, शर्ट पहननी नहीं आती उसको, या शर्ट पहन तो लेता है सर, शर्ट निकालनी नहीं आती उसको। ये होता है भाई रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का जो जहाँ जहाँ कमी रिवर्सिबिलिटी में रहेगी ना, उसको कवर कर लेगा डिसेंटरिंग। कैसे, अब मैं वो आपको बताता हूँ। डिसेंटरिंग में क्या होता है कि जब बच्चा किसी एक चीज, पर्टिकुलर चीज को छोड़ के बाकी उसके गुण ना देख पाए, समझा नहीं, जब एक पर्टिकुलर गुण को छोड़ के हम बाकी उसके गुण ना देख पाए, वो होता है डिसेंटरिंग की कमी। मतलब उसको बोलते हैं सेंट्रेशन। मतलब जब सेंटरिंग, जब हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना ध्यान दे देते हैं कि उसके बाकी जितने भी गुण है ना उनको छोड़ देते हैं। समझे या नहीं समझे? इसलिए यही क्वेश्चन था, टीचर के बच्चों में किस चीज की कमी है। क्या पूछा है? किस चीज की कमी है, कौन से गुण की कमी है। रिवर्सिबिलिटी थोड़ी है यार यहाँ पे, समझ रहे हो? रिवर्सिबिलिटी तो ये होता कि वो बच्चे उसको वापिस ना डाल पाते, समझ रहे हो? डिसेंटरिंग इसलिए होगा क्योंकि बच्चों ने केवल एक हाइट का गुण देखा उनका, है ना, बाकी गुण देखे ही नहीं कि भी हाइट क्या कहते हैं, इसकी भी तो वेट भी तो चौड़ी है, ये गुण नहीं देख पाए। इसलिए बच्चे अभी सेंटरिंग वाली स्टेज पे, डिसेंटरिंग पे नहीं है। डिसेंटरिंग के गुण की कमी है। समझ गए अब कंसेप्ट क्लियर है? अब आपको इसका साथी एक और था, कोहलबर्ग चचा जी, उनके बारे में बताता हूँ। उनका एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन के माध्यम से ही समझा दूंगा मैं आपको। उनका एक क्वेश्चन था कि भाई, अ टीचर सेज टू हर चिल्ड्रन, टू हर क्लास, as individual assignments are designed to help individual students learn more effectively, all students should complete assignments prescribed without any assistant. She is referring to which of the following stages of Kohlberg's moral development? तो देखो, चार ऑप्शंस थे। पहला था कन्वेंशनल स्टेज 4, लॉ एंड ऑर्डर। सेकंड था पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 5, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड ऑप्शन था प्री कन्वेंशनल स्टेज 1, पनिशमेंट अवॉइडेंस। फोर्थ ऑप्शन था प्री कन्वेंशनल स्टेज 2, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अब इसका आंसर आप लोग ही करोगे। पहले मैं स्टेजेस समझा देता हूँ भाई। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना सारी चीज़ें, ये मैंने तो पढ़ी थी भाई सुरवा पब्लिकेशन से, वहीं से जो थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे याद हैं या जो अभी थोड़ा बहुत पढ़ गया आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो वहाँ से भी। एक चीज़ याद रखना भाई, कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिए थे, स्टेज 6 दी थी। ठीक है, क्वेश्चन आ जाते हैं, वो पूछ लेते हैं कितनी स्टेजेस दी थी और कितने लेवल दिए थे, तो ये याद रखना। फिर था कि देखो, सबसे पहला जो लेवल था ना, उसकी 2 स्टेजेस थी, प्री कन्वेंशनल और सेकंड लेवल था कन्वेंशनल। फिर उसके बाद था पोस्ट कन्वेंशनल। जो प्री कन्वेंशनल थी वो थी 4 से 10 साल। इसके भी 2 पार्ट थे। पहला क्या था, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इसमें क्या था कि बच्चा कोई भी काम किस लिए करेगा, या तो पनिशमेंट से बचने के लिए, ठीक है, इसलिए वो किसी चीज़ को भी ओबे करेगा। समझ गए मेरी बात? क्लासरूम में टीचर स्ट्रिक्ट है तो बच्चा बात मानेंगे, छोटे वाले। अगर उनको आपने थोड़ी सी छूट दे दी और वो सिर पे चढ़ जाएंगे आपके, इसलिए बात की जाती है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। फिर आता है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ठीक है, सेकंड स्टेज थी जो कि भाई बच्चा ना क्या करेगा, कोई भी काम इसलिए करेगा उसको बदले में कुछ मिलेगा। समझ गए? मतलब एक्सचेंज में काम कर देगा, कोई भी काम इसलिए करेगा क्योंकि उसको एक्सचेंज में चाहिए। जैसे आप मेरी पीठ खुजलाओ, मैं आपकी खिसला दूंगा। दुकान पे बच्चा इसलिए जाएगा क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से 3-4 रुपये बचेंगे, उनके बदले में टॉफ़ी ले लूँगा। ये होता है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज तो होगा ही नहीं। टीचर ने जब बाकायदा बच्चों को समझाया है कि भाई जो असाइनमेंट किस लिए डिज़ाइन करे गए हैं, वो उसका मेन पर्पज़ क्या है, तो भाई उन रूल्स को फॉलो करो। आगे समझ में। सेकंड लेवल का थर्ड स्टेज क्या थी? थर्ड स्टेज थी भाई गुड बॉय एंड गुड गर्ल। मतलब कोई भी बच्चा कोई भी काम इसलिए करेगा ताकि उसको क्या मिल जाए, शाबाशी मिले। जब हम ये नहीं कहते 6th 7th 8th क्लास जो होती है वो इसलिए होती है, भी कोई भी काम हम इसलिए करते हैं ताकि हमें टीचर ये कहे वाह बहुत बढ़िया काम करा भाई, शाबाश। ठीक है, हम भागे भागे जो भी हमारे घर में आएगा उनकी सेवा करेंगे, क्यों? ताकि हमें शाबाशी मिले, हो इनका बच्चा तो बड़ा शाना भाई, ठीक है, शाबाश, नाच के दिखा। तो ऐसे तो फिर अगला क्या था भाई? फिर आता है लॉ एंड ऑर्डर। क्या आती है नेक्स्ट स्टेज? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। मतलब अब क्या आता है, लॉ, हम कोई भी काम इसलिए करते हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। समझ गए? लो कि मैं लाल बत्ती पे खड़ा हूँ वहाँ और मेरे अलावा कोई खड़ा ही नहीं है रात को ही गाड़ी में, लेकिन मैं लाल बत्ती को क्रॉस नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो इस स्टेज पे हूँ मैं।
समझ गए। और यही वार्निंग दी जाती है पुलिस वालों द्वारा कि भी लॉ एंड ऑर्डर आपने लाल बत्ती क्रॉस नहीं करनी, ठीक है। यही वार्निंग दी गई थी टीचर द्वारा कि भी आपने एक दूसरे की हेल्प नहीं करनी। तो इसके बाद आओ नेक्स्ट पेज, फिर था भाई पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत है, भरी सभा में कुछ भी कह दिया जाता है ना, सर तन से जुदा तन सर से जुदा। लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट आदमी इतने ज़्यादा उसके एजिटेशन नहीं करते, उन्हें पता है कि हमारा नेता गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो गलत नहीं कहते उसको। क्यों? क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हमारे समाज में कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम विरोध नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें पता है भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हमें रहना तो समाज में ही है, समझे या नहीं समझे, ये होता है, ऐसा मान के चलना। फिर आता है भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। जैसे मान लो मुझे लगता था कि भाई एक टाइम पे एक पार्टी की सरकार बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करती थी, पर्टिकुलर मत लेना इसको मैं, क्योंकि ये एक सर्वसामान्य आंदोलन था उस टाइम पे, इसलिए बता रहा हूँ। मुझे उस टाइम लोगों को लगता था कि भी एक पार्टी की सरकार बहुत ज़्यादा करप्शन करती थी। तो उस टाइम पे करनैल सिंह करके एक वो था आदमी, पंजाब का है शायद, उसने मना कर दिया कि मैं टैक्स ही नहीं दूंगा। तो इसका मतलब वो किस स्टेज पे था, उसने मन की करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कोई ये कहता ना कि मतलब अपने मन से चलता, दुनियादारी बाढ़ में जाए, ठीक है, मतलब मोह माया से परे हो जाता है जो, उस वो हो जाता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल के ऊपर। अब समझ में आ गया, ये दिए थे कोलबर्ग ने। अब इसके अकॉर्डिंगली आप सारे आंसर कर लेना। अब ये मैंने आपको बताया भाई, ये एक हिंट है बस, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आप अब इस टॉपिक को कवर कर लेना, मेरे से गलतियां हुई होंगी इनको एक दो दिन में आपके बहुत सारे डाउट्स को लेके एक वीडियो आएगी भाई, उसमें मैं ये वाले सारे क्वेश्चन लेने वाला हूँ जो आप मेरे से अक्सर पूछते हो वीडियो में। और इस वीडियो को भाई सबसे पहले तो एक काम करो, लाइक कर दो अभी, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो यार, ठीक है ना, बतेरा टाइम लगता है यार बनाने में। फिर आता है भाई सर प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है, टाइम टेबल क्या हो, है ना, एग्ज़ाम के लेकर हमारी स्ट्रेटजी क्या हो, और टाइम टेबल वगैरह। फिर एग्ज़ाम प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते यार, ठीक है, कोचिंग ले या ना ले तो फिर भाई खुद पढ़ने की भी ज़रूरत पड़ेगी क्या। ये सारे क्वेश्चन लेके सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, ये कहाँ से पढ़े, वो कहाँ से पढ़े, सर KVS के लिए कैसे पढ़े, आपकी तैयारी कैसी थी, इन सब क्वेश्चंस को लेके एक बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है। तो इससे पहले वो वीडियो आए, आपसे यही रिक्वेस्ट है भाई, कर दो अपने दोस्तों के साथ शेयर, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है ना। तो भाई ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, और मेरे लिए जो भी आदेश हो आप बता देना भाई कमेंट सेक्शन में। और मेरे से कोई गलती हुई हो तो भाई ठीक है यार, आपस में तो समझा रहे हैं हम, आपस में तो गलती होंगी भाई, बिल्कुल होंगी, है ना, कर लेंगे ठीक फिर से। तो बाय बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी, ऑल द बेस्ट।